आज की इस वीडियो में एनबीएफ की न्यू बुक की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ रोज। कि इस क्वेश्चन की पहले रो की आपने लिखनी है तादाद, और फिर कॉलम की, एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर भी लिखना है। पार्ट ए में देखें, इसमें ये आपको वैल्यू दी हुई है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 है और इसको प्लस करें, ये 9 है। ठीक है, अब जो इसमें कॉलम्स होते हैं वो इस रेंज के होते हैं। ठीक है, इस साइड पे करते हैं उनको, रोज इधर होती हैं, यानी कि इसकी एक रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसकी रो की और कॉलम की स्ट्रेंथ अलग अलग कर लें। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, तो इसमें रो जो है वो एक ही है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 कॉलम है। ठीक है, 2 लिखते हैं। अब इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर में आपने जो इसकी होती है ना, जैसे रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाय सी। वैसे ज्यादातर इसको याद रखने के लिए हम आर सी कह देते हैं। ठीक है, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो रो है 1। ठीक है, इसको बाय भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, या 1/2। ठीक है, बी पार्ट में देखें, इसमें भी आपके नंबर ऑफ रोज जो हैं, रो इस साइड वाली हो गई। ठीक है, तो 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं इस साइड पे करके, तो 2 और 2, और इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 का लिख दें। 2 × 2 या 2 आगे बार डाल के, तो बाय। इसके पार्ट सी में देखें, इसमें आपके पास की फ्रैक्शन वाली एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इसकी रो और कॉलम जो है वो एक एक ही है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है ना 5/7, तो एक ही वैल्यू है। तो नंबर ऑफ रोज एक ही रो थी, ठीक है 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 हो जाएगा। अब सेकंड में देखें, ये 4 2, ठीक है, ये दोनों प्लस में है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 + 6 5, तो ये दोनों भी एक ही वैल्यूज में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करके देखते हैं ना, तो आपका 11 आंसर आ जाएगा ये इसमें। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आप इसको अगर सॉल्व भी करते हैं तो ये एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, तो इसका भी जो आंसर है, ऑर्डर है, वो 1/1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट, कि कौन कौन से एक दूसरे के इक्वल हैं। ये पेयर्स लिखे हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस में। अब फर्स्ट में 1 0 1 0 1 है, ठीक है, आइडेंटिटी लिखी हुई है। अब इसके इक्वल में देखें, जो साथ वाला मैट्रिक्स है, एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों 2/2 के हैं। दूसरा, इसकी जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी दी हुई है, इसमें देखें 25 - 25, ये 0 हो गया। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था। अगर इक्वल है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, अब 1 नहीं है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो आपने वैल्यू लिखनी है, नॉट इक्वल लिखते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल। उसके बाद ये वाला देखें, इसमें आपका बी पार्ट में जो है, ये मैट्रिक्स ही सेम नहीं है। ठीक है, इसमें 1 2 और 3 है, यानी कि ये इसका ऑर्डर अगर हम करें ना, तो 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, 1/3 का है। और ये वाला जो है, ये 1/1 का है। ये तीनों एक ही वैल्यूज हैं, ये एक किस्म का आपका 6 लिखा हुआ है, तो ये भी आप नॉट इक्वल लिख देंगे। उसके बाद ये देखें, ये 1/2 है, ठीक है, डिवाइड का साइन है, और इसमें 1 और 2 ये लेदर अदर वैल्यूज हैं, यानी कि इसका 1/1 का ऑर्डर है और इसका ऑर्डर 2/1 का है। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं है, इसमें भी आप नॉट इक्वल लिखते हैं। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी लिखी हुई है 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 25/25, यानी कि ये भी 1 आ गया। ये 3/7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 zeros बाय 3 zeros are 0, तो 0/7 0 के इक्वल है। उसके बाद इस वैल्यू को अगर हम प्लस माइनस करते हैं, तो 15 और 2 17, 17 में से 17 गया, यानी कि ये भी 0 है, और ये 17 17 से कट गया ये। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी के ही इक्वल आ जाएगा, तो सिर्फ ये वाला जो है, ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हैदर हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 11 और 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि तरतीब से जा रहे हैं।
इन द मैट्रिक्स क्विज डिस्प्ले डेटा ऑफ रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आपने रो मैट्रिक्स में डेटा डिस्प्ले करना है या कॉलम में डिस्प्ले करना है। तो अगर हम रो में देखते हैं तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। तो ये तरतीब से नाम लिखे हुए हैं, तरतीब से इनके स्कोर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इसका रो मैट्रिक्स देखें। रो में आपने एक ही रो लिखनी है, पहले 7 पॉइंट, फिर 11 और फिर हैं 10 पॉइंट्स। ठीक है, कॉमा वगैरह नहीं डालना, इसको अलग-अलग आपने वैल्यूज में शो करना है। और जब कॉलम मैट्रिक्स में आएगा तो एक ही कॉलम में आपने सारे लिखने हैं, यानी कि पहले 7 फिर 11 और फिर 10। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें रो और कॉलम अलग-अलग जो है वो मेंशन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें है राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि इसकी आपने टाइप लिखनी है, नाम लिखना है कि ये मैट्रिक्स किसका है। तो वैसे तो पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एमसीक्यूज में ही आते हैं। तो इसके नाम आप पीछे आपके ये सारी डिटेल्स इस बुक में लिखी हुई हैं, जितने भी ये मैट्रिक्स हैं इनकी डिटेल्स, ठीक है, कि कौन सा किस तरह का होता है, जैसे ये डायगोनल का है या स्केलर का है। तो आपने इनके नाम जो है वो मैं एक्सप्लेन साथ कर देती हूँ। सबसे पहले देखें ये 5 0 0 और 5 5, ठीक है, क्रॉस में इधर 5 5 है और इधर 0 0 है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है जिसमें इधर क्लास में एक तो 1 1 वाला आ रहा होता है, जैसे ये ऊपर ये वाला है, ठीक है, इस तरह का तो आइडेंटिटी होता है। अगर 1 1 के अलावा कोई नंबर हो और वो भी सेम हो क्रॉस में, ठीक है, तो वो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है वो आंसर स्केलर होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें ये होता है कि आपका इधर क्लास में वैसे तो डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई एक नंबर जरूर होता है, तो इसको हम डायगोनल भी कहते हैं। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ये वैल्यूज सेम हो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो होगा वो स्केयर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये जिसमें अब जाहिर सी बात है इसमें 2 by 2 इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो इसको हम डायगोनल भी कहेंगे और स्केलर भी स्केयर मैट्रिक्स भी कहेंगे। उसके बाद पार्ट सी देखें। इसमें 1 by 1 इसका जो है वो, ठीक है, इसमें देखें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना 15 by 3, 15 को मल्टीप्लाई 3 से करें 45, 9 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 45, यानी कि ये 45 by 45 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर 1 by 1 हो तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक अगर जिसका अंदर एक ही लफ्ज हो ना, एक ही मैट्रिक्स हो, ठीक है, 1 आ रहा हो अगर इसमें, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डी पार्ट में देखें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 25 का स्क्वायर है, ये 25 कटिंग होके ये 1 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं साथ लिखती जाती हूँ, ये 25 का एलसीएम आप लेना इसका स्क्वायर, तो ये 25 ही आएगा। तो 25 by 25 1। इस पूरे को सॉल्व करें, इन दोनों को प्लस करें, 32 में से 32 गया तो ये 0, इसको सॉल्व करें ये 0, इसको सॉल्व करें ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 by 3 कटिंग होके तो ये 1 रह जाएगा, यानी कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही यहाँ पे भी रह जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ई का देखें, ये 6 और 2 8, ये 0 और ये भी 0 और ये 8। तो ये अभी अभी जैसे फर्स्ट इसका क्वेश्चन किया ना उसमें 5 5 था, तो अगर क्लास में सेम वैल्यूज हों और दूसरे क्लास में 0 0 हों तो उसको हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये इस क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन हो गया। पार्ट 5 में देखें, इसमें आपके पास है चेक द सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक। इसके सिमेट्रिक लेने हैं और स्किप सिमेट्रिक चेक करना है। ठीक है, मतलब उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा अगर क्वेश्चन की ही शेप आ जाए, ठीक है, तो वो उसकी ये सिमेट्रिक की ये सॉल्व करके तो मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या आंसर आना है। ठीक है, इसका सिंपल आपने पहले ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में ऐसे करते हैं हम कि रो को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं हम। पार्ट ए देखें इसका, इसमें अब इसका फर्स्ट आप ना ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है,
पहले सबसे पहले लेट कर लें कि ये एक ये इक्वल है। अब इसका आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिख लें और इसकी वैल्यू के ऊपर भी ट्रांसपोज लिख लें। ट्रांसपोज में पहले जब टी लिखते हैं तो फिर आपने वैल्यू वही वाली रिपीट करनी होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। जब इसको खोलेंगे तो फिर इसकी रोज को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये इसकी सारी रोज है, ठीक है, ये रोज होती हैं, इनको आपने कॉलम में शिफ्ट कर देना है ऐसे वाली लाइनों में। पहले ये वाली सीधी लाइन 5 2 3, ठीक है, ये वाली जो तीनों लेटर्स थे, इसके नंबर्स थे, वो तीनों मैंने इस तरह लिख दिए हैं। अब ये वाला 296, अब ये 363, ठीक है, ये देखें अब इसकी मैंने ये रो को कॉलम में शिफ्ट किया है, फिर भी इसकी कोई भी आंसर पे कोई भी चेंजिंग नहीं आई, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये उसी के ही इक्वल है। तो ये अगर इस तरह की कोई वैल्यू आपके पास आ जाती है तो उसको हम लिख देते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस केस में ये सिमेट्रिक होगा, डबल एम ई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये सिमेट्रिक वैल्यू है। बी पार्ट में देखें, इसमें आपने जो वैल्यू लिखी हुई है सबसे पहले इसको लेट कर लेना कि ये ए के इक्वल है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज में आपने इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर जो है वो टी लिख देना है। अब रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें, ये वाली रो है, ठीक है, तो इसको जब कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, फिर ये वाली ऊपर चली जाएगी। अब देखें इसमें क्या चेंजिंग आई है कि जो जो माइनस यहाँ पे था, ये माइनस आपका यहाँ पे चला गया है, तो इसमें से अब अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू हमारी उसी तरह आ जाएगी जिस तरह क्वेश्चन में थी, ठीक है। माइनस के साथ आपने कॉमन जीरो नहीं लगाना होता, ये वाली माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो यानी कि ये माइनस ए के इक्वल आ गई है, ठीक है। अगर किसी चीज का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो है वैल्यू है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। सी पार्ट देखें इसका, इसमें सबसे पहले इसको लेट कर लें कि ये ए के इक्वल है, फिर इनके आपने ट्रांसपोज लिख लेने हैं, वैल्यू एज इट इज लिख के उसके ऊपर टी लिखते हैं, तो ये ट्रांसपोज का साइन बन जाता है। अब इसको रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें, ये इसकी रोज हैं, इसको आपने कॉलम में लिख देना है, ये आ जाएगा 0 -2 -4, फिर 2 0 -2, फिर 4 2 0। अब इसमें देखें, इसमें और इसमें कितनी चेंजिंग है क्वेश्चन में और इसमें, यहाँ पे इधर माइनस थे और इसके इधर माइनस आ गए हैं, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0, ये +2 है तो -2 -4, ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह की हो गई है, तो यानी कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ए का जो ट्रांसपोज है उसको माइनस, ये वाली पूरी वैल्यू ए की आ गई है, तो ये माइनस में हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये इस तरह का आ गया इसका आंसर। डी पार्ट में देखें, इसमें भी सबसे पहले ए की लेट कर लें वैल्यू को, उसके बाद इसके ट्रांसपोज लेने हैं। ट्रांसपोज लेते हुए पहले इसके ऊपर आप छोटा सा टी लिख दें, उसके बाद इसकी रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें, ये रो हो गई, इसको कॉलम में शिफ्ट कर दिया, ये कॉलम है तो इसको भी, इस रो को भी कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अब ये देखें इसमें और क्वेश्चन में जो चेंजिंग आती है वो माइनस की सिर्फ आई है, तो माइनस को कॉमन ले लिया, 0, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये ए के इक्वल आ गई है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था ना उसके इक्वल आ गई है, यानी कि हम माइनस बाई टी है और ये ए के इक्वल। तो अगर किसी चीज का ट्रांसपोज जो है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। पार्ट ए में देखें, इसमें भी इसके ऊपर ट्रांसपोज
उसके बाद ट्रांसपोज में रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें, 0 -5 नीचे आ गया और -5 0 ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका आप देखें जैसा क्वेश्चन था वैसा ही आंसर आया, यानी कि ए के इक्वल आ गया। तो अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोज उसकी वैल्यू के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है, सिंपल सिमेट्रिक। स्क्यू में माइनस होता है और इसमें सिंपल आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें है राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कि खुद से एक वैल्यू आपने लिखनी है जो जिसको सॉल्व करने के बाद सिमेट्रिक भी आए और एक और वैल्यू लिखनी है जो स्क्यू सिमेट्रिक आए। तो आपने ये अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया है, इसमें देखें जो ए था, ठीक है, ए का अगर सोल्यूशन हम करें तो इसमें ये सिमेट्रिक शो होता है, ठीक है। इसको अगर हमने सॉल्व किया सिमेट्रिक शो करने के लिए आपने इसका ट्रांसपोज लेना होता है ना, तो ए का ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। इसमें खुद से अगर वैल्यू लिखनी है तो आप क्वेश्चन की वैल्यू लिख लें, कोई भी ऐसी वैल्यू आपने खुद लिखनी है। यहाँ पे तो आपके सामने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसकी ये चीज, ठीक है, ये इसकी रो हो गई और ये कॉलम, ये आपने सेम लिखना है। फिर उसके बाद ये वाली रो और जो चीज आपने यहाँ पे लिखी हुई होगी ना वो वाली सेम टू सेम इसके इक्वल की होनी चाहिए, ठीक है, बाकी वैल्यू जो भी आए। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम जो क्वेश्चन था वही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 9 तो बिल्कुल सेम बीच में रहा है ना, सेंटर में ही है, ये ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेंटर में ही रहा है, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। यहाँ की आपकी वैल्यू है जो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, एक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम है, इधर वाली इधर से सेम कर दें और ये वाली इससे सेम कर दें, तो जब भी आप रो कॉलम को मैच करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। उसके बाद ये सिमेट्रिक की आपकी एग्जांपल हो गई ये वाली। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल देखें, उसमें आपने ये वाली देखें 3/3 का उन्होंने कहा है ना ऑर्डर 3, तो ये 3/3 का था, दूसरा ये वाला 3/3 का है। इसका सोल्यूशन जब किया तो इसमें आपका स्क्यू सिमेट्रिक आया था। ये देखें इसका सी पार्ट जब हमने किया था तो इसमें यहाँ पे जो वैल्यू आपकी रो में लिखी हुई है और जो कॉलम में लिखी हुई है इन दोनों में ऊपर माइनस माइनस है नीचे प्लस प्लस है, फिर इन दोनों का देख लें, ठीक है, इन दोनों का भी यही फर्क है। तो इसका अगर सोल्यूशन करते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तो इसमें आपने माइनस वाली वैल्यू लेनी है और उसके बाद माइनस कॉमन ले लेना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। एनबीएफ की न्यू बुक की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग, इफ पॉसिबल मेंशन द रीजन इफ नॉट पॉसिबल, कि इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो अगर इसकी वैल्यूज फाइंड नहीं होती तो फिर उसकी रीजन बतानी है साथ कि कैसे नहीं हो रही है। तो इसका पार्ट ए से देखें, इसमें बिल्कुल सिंपल सी आपकी वैल्यू है एक्स और वाई की लिखी हुई है, ठीक है। जो इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे एक्स यूज हो रहा है तो उसकी जगह पे 2 यूज हो रहा है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, यानी कि आपका जो एक्स है वो इस 2 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 9 को वाई के साथ, ठीक है, 9 इज इक्वल टू वाई, इसको अरेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये इसके आपके दो आंसर्स रह जाएंगे, x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 9 आ गया। पार्ट बी में देखें, इसमें आपके पास ये 2/2 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल करें, 6 इक्वल टू 7, तो ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं है। उसके बाद 3 इक्वल टू 3 है, 4 इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू 0 है। तो अब बाकी सारी वैल्यूज तो हो गई, ठीक है, ये भी इक्वल हो गई, ट्रू है, ये भी ट्रू है, और फिर x का अगर ये वाली ट्रू होती तो फिर x इक्वल टू 0 होता। तो अभी ये वाली जो आपकी कोरस्पोंडिंग साइड है ये इक्वल नहीं है, तो ये इसका जो सोल्यूशन है वो इम्पॉसिबल है। ये सिंपली आप साथ इम्पॉसिबल लिख देंगे और साथ इसके जो आपने रीजन लिखनी है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल लिख, ये आपने साथ स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है, जिनका ट्रू नहीं होगा आपका। इसका सी पार्ट देखें, इसमें आपकी 5x और 2y और इधर -10 और 20 लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स आपका 2/1 का है और ये 1/2 का है, तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि अगर ऑर्डर सेम ना हो तो फिर आपने उसको इम्पॉसिबल लिख देना, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स
आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर इक्वल है, ठीक है, ये डी पार्ट में, लेकिन आपकी ये वैल्यू माइनस वाली है, इस माइनस को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों तो एक्स वाई जी वाली हैं, जो ये चौथी वैल्यू है यहाँ पे -z लिखा, -10 लिखा हुआ है, तो इस साइड पे इसका बाहर -10 है, तो समझें कि एक जैसी वैल्यू है। अगर ये वाला माइनस हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये वाला माइनस भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, कहें कि माइनस से ही मल्टीप्लाई आपने दोनों साइड से कर दिए -1 से, या अगर आप डायरेक्ट इसको खोल लें तब भी आपकी वैल्यू ठीक आएगी। ये इसी तरह देख लें इसको, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +2x, फिर माइनस माइनस प्लस -3y, -4z और -10, और ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब ये -10 और -10 आ गया, बाकी आप सारी वैल्यूज एक दूसरे से इक्वेट कर लें। 2x इज इक्वल टू 8 और -3y इज इक्वल टू 6 और -4z इक्वल टू 32, ठीक है, ये वाली वैल्यूज आपकी आ गई हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू ये 8/2 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा x का 4, ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई। उसके बाद y इधर ही रहेगा और 6 के डिवीजन में -3 जाएगा और ये वैल्यू भी आ जाएगी आपकी y की 3। उसके बाद z इधर ही रहेगा और 4 डिवाइड में चला जाएगा, 32 -4, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -8। ये तीनों वैल्यूज हो गई हैं एक्स वाई जी की, और -10 इक्वल टू -10 था, ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। पार्ट ई देखें, इसमें भी आपकी 2/2 का मैट्रिक्स है, x इज इक्वल टू 3, उसके बाद -2y इज इक्वल -6 और उसके बाद ये x प्लस वाई इज इक्वल टू जी, ठीक है, ये वाला, और ये 6 इक्वल टू 6 था तो इसको इसलिए लिखा नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स लिख रहे हैं। x इक्वल टू 3 पहले से फाइंड हुआ है, इसको आप नेक्स्ट फाइंड कर लें। y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय -2, ये आपके पास y का आंसर आ जाएगा 2 3 6, ठीक है, 3 आ जाएगा। एक आंसर ये आया हुआ है, एक ये आया हुआ है। अब z का आंसर आपने फाइंड करना है, ठीक है, तो z को इधर ही रखें और x और y की जगह इनके जो आंसर्स फाइंड किए थे उनको लिखते हैं। ये आपका जी का आंसर 6 आ जाएगा, एक वैल्यू ये आ जाएगी और ये बाकी दोनों ये आई हुई हैं। पार्ट एफ में देखें, इसमें 5 6 7 लिखा हुआ है और इसमें 5x और 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स जो है ये आपका 3/2 का है, ठीक है, और ये 3/1 का है, तो ऑर्डर सेम नहीं है तो ये इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। पार्ट जी में देखें, इसमें आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये सिंगल ही है, समझें कि ये इसका 1 कॉलम इसका है और 1 कॉलम इसका है, 2/1 का और ये भी 2/1 का है। इसमें प्लस और माइनस का साइन है, ये एक एक वैल्यू हुई है, तो इसकी आपने इक्वेशन बना लेनी है। एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है और फिर जो x माइनस वाई है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको आप सिंपली देखें, यहाँ पे प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ऐड कर लें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के बेशक कटिंग कर लें, या अगर आप आमने सामने भी रख के लिखते हैं तब भी सेम सही है, एक ही बात है। 2x इज इक्वल टू ये 12 हो गया और x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, x का आंसर जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा। अब इसमें आपका x का आंसर 6 आ गया, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप उसकी वैल्यू रख के तो दूसरे की आप निकाल लें, ठीक है। x की जगह पे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, इसमें मैं रख रही हूँ x की जगह पे 6 प्लस वाई उधर ही है और 11, y इज इक्वल टू 11 माइनस 6, तो यहाँ पे y का आंसर आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है, तो ये आपके पास x का आंसर 6 है और y का आंसर 5 है, ये आपका इसका सोल्यूशन बन गया। इसकी पार्ट एच में देखें, इसमें आपके पास ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये तो इक्वल के साइन के साथ है, तो इन दोनों को सबसे पहले प्लस कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करें। 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई, ये प्लस या माइनस करते हुए ना इसके आमने सामने वैल्यूज रखनी होती हैं, जैसे ये 5 है, इसके सामने 5, फिर 10 के सामने y है, 10 प्लस y, फिर 15 और 15 है, फिर x और 5 है,
सेकंड साइड एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास आ गया ऊपर 10 30, फिर ये 10 प्लस वाई, ये तो प्लस नहीं हो सकता ना, x प्लस 5, और ये हो गया z3 15 और 7। ठीक है, अब ये आप चेक करें कि ये जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये z के इक्वल आ गई। ठीक है, सिंपल 30 और 30 ये दोनों इक्वल हैं, बाकी तो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज हैं, बाकी सेम करने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो आमने सामने वाली कांस्टेंट वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन पॉसिबल होता है। तो इसका पॉसिबल है, सेम है, तो आपने क्या करना, सबसे पहले ये z इक्वल टू 10 लिखते हैं, एक वैल्यू आपकी ये फाइंड हो गई है। उसके बाद 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, फिर आपकी x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है। ये दो इक्वेशंस बनी है। अब फर्स्ट में देखें, इसको अगर सॉल्व करते हैं 10 प्लस वाई वाला, तो y इधर ही रहे, 10 दूसरी साइड पे जाके 15 के साथ माइनस हो गया, तो y का आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 5। उसके बाद इसका भी एज इट इज करें, x इधर ही है, 7 के साथ 5 जाके माइनस हो गया, तो ये x का आंसर आ जाएगा 2। तो ये तीनों x और y और z और तीनों के आंसर्स आ गए हैं आप। इसके पार्ट आई में देखें, इसमें भी आपके पास ये तीन वेरिएबल्स हैं, तीन जो है वो अलग-अलग से मैट्रिक्स बने हुए हैं। सबसे पहले ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस में लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा यहाँ पे 5x और 5 3 जा 15, दोनों के साथ आपने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी एज इट इज लिख लें इस स्टेप में। इसका भी 2 अंदर ले जाएं, 2 2 सा ये 4 हो जाएगा, माइनस 4x और माइनस प्लस 2y। उसके बाद इन दोनों को माइनस में लिख लें, ये एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद वाले स्टेप में आपने इनको एक दूसरे के इक्वल कर देना। ठीक है, इक्वेशंस बना देनी है। तो सबसे जो पहली इक्वेशन बनेगी वो है 5x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 4x। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद सेकंड, इन्हीं के जो बीच में मैंने स्पेस छोड़ी है इसी में ही सॉल्व करते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे 5x और ये 4x, एक ही साइड पे इनको शिफ्ट कर लें, ये प्लस हो जाएगा, और ये 36 उस साइड पे जाके माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये भी। ये 9x इज इक्वल टू 36, और 9 को डिवाइड बोथ साइड कर दें तो 9 का टेबल 36 पे जाएगा ये 4 के साथ, तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू x की 4। उसके बाद y की करें, 15y इधर ही है, माइनस 2y, और ये 26 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया है, इन दोनों को माइनस करें तो ये 13y 26, और y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13 करें तो ये आपके पास y का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। इसके पार्ट जे में देखें, इसमें भी तीन मैट्रिक्स हैं, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट तो एज इट इज आ गया समझे, x y और z, -2 -4 5। अब सेकंड वाले के साथ ना 2 मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 और 2 3 6, और लास्ट वाला ऐसे टी से आ जाएगा। अब इसमें देखें प्लस का साइन है, इनको प्लस में लिखते जाएं, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 10, फिर y प्लस 6 और z प्लस 4, फिर -2 प्लस 2 -4 प्लस 12 और 5 प्लस 6। जितने आमने सामने आ रहे हैं उन सारों को आपने सिंपली प्लस माइनस में लिखते जाना होता है, और लास्ट वाला एज इट इज आ रहा है उसको आपने ऐसे ही लिख देना है। अब इनको जो प्लस माइनस कर दें, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, x प्लस 10 y प्लस 6 ये एज इट इज रहेंगे, और ये नीचे वाली ये वैल्यू 0 हो गई, ये वाली वैल्यू इसमें 8 आ गया, और इनको प्लस करें तो 11 आ जाएगा। अब देखें कोरस्पोंडिंग जो साइड्स थी इसकी वैल्यूज थी वो वाली सारी सेम टू सेम आ रही हैं, इसमें ये 8 और 11 जो है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशंस जो हैं ये आपकी ट्रू हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस इनकी बना सकते हैं। एक वैल्यू ये आ गई है, एक y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, और एक z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -10, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू इस इक्वेशन से -6 हो जाएगा, एक ये आ जाएगी, फिर इस वाली इक्वेशन से z की आ जाएगी -4, तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें आपके पास आर एस टी की वैल्यूज हैं, फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स वैसे जो है ना वो जीरो है। कोई भी ऐसी वैल्यू, जैसे मेरे पास 2 हो तो मैं इसके साथ कोई ऐसी वैल्यू जो है वो ऐड कर दूं, ठीक है, तो उसका आंसर जीरो आए। तो इसके साथ आपने ऐसे करना है, तो मतलब 2 के साथ आप -2 कर देंगे तो आंसर आपका जीरो आएगा। तो इन सारी वैल्यूज के नेगेटिव आपने लिखने हैं, तो वो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सबसे पहले आर का देखें, आपने लिखना है -r, और जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं उन सारों के साथ आपने माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि साइन चेंज कर देने हैं। प्लस वाली माइनस हो गई और माइनस वाली प्लस हो गई। ये -9 है, +9 हो गया, -5 है, फिर -3, +1, -6, ये हो गया। ऐसे ही बिल्कुल ये एस के साथ करें। ये इन वैल्यूज को अगर मैं इसके साथ प्लस करती हूँ तो ये मेरा बिल्कुल नल मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 0 सारे आ जाएंगे। तो -s देखें, ये हो गया +5, -3, +9, -2, +6 और -4। यहाँ पे t के साथ देखें, -t हो गया और इसके हो गए -5, +6 और -1, ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें आपके पास ए बी सी की वैल्यूज गिवन है। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, 2a + 1/2b और -1/3c। तो सबसे पहले इसमें 2 ए की वैल्यू आपने लिखनी है, फिर उसके बाद 1/2 बी की वैल्यू लिखनी है पूरी, ठीक है, उसके बाद 1/3 है सी की वैल्यू, ठीक है। इन तीनों की वैल्यूज आपने इसमें एंटर कर देनी है। अब इसमें ये तीनों वैल्यूज हो गई, ठीक है। इसमें जो जो वैल्यूज बाहर लिखी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाएं। जो सीधी है वो तो मल्टीप्लाई होगी और जो इस तरह वाली है वो डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 2 10 2 3 6 4 और ये 12। अब ये वाली डिवीजन वाली वैल्यूज हैं, डायरेक्ट टेबल पर पढ़ के तो कटिंग करते जाएं। ये 10/2 5 हो गया, 8/2 4 हो गया, 8/2 -4 हो गया और 6/2 3 हो गया, ठीक है। ये प्लस की वैल्यू, और यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड करके तो लिखते जाएं। ये आ जाएगा 15/3 5, 6/3 2, 0/3 0 और 12/3 -4। अब इनको प्लस माइनस में लिख लें तीनों वैल्यूज को। 10 + 5 -5, ठीक है, पहली को पहली और तीसरी के साथ, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। उसके बाद 6 + 4 -2, फिर -4 प्लस माइनस -4 और -0, फिर 12 + 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, इनको प्लस माइनस करने से ये 5 में से 5 निकल गया 10। यहाँ पे 10 और 2 माइनस हो गया 8। यहाँ पे -4 -4 -8 हो गया और ये वाली तीन वैल्यूज इकट्ठी हैं, ठीक है। तो 12 + 3 15 और 4 19, ये आपकी उसकी वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर अभी इसका 2 करते हैं। 2 में भी आपने एज इट इज जो वैल्यूज हैं ए और बी की ऐसे ही पुट कर देनी है, ठीक है, जैसे इस वैल्यू में आपने की थी। तो ये आपके पास गिवन वही वाली वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन की भी, तो ए और बी की जगह वही रखते हैं। ये आपके पास ए बी की वैल्यूज हो गई हैं। अब इनको आप 1/2 के साथ इस मैट्रिक्स को कर लें और पहले वाले को सेम टू सेम ऐसे ही रख लें, ठीक है। ये हो जाएगा 10/2 5, 8/2 4, ये -4 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस कर लें, 5 - 5 3 -4 -2, अच्छा ये माइनस माइनस +4 और 6 - 3, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 -1 2 और 3, ठीक है। ये इसका भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें आपके पास ए बी सी और डी ई की वैल्यूज की मैंने, ठीक है। चेक वेदर ए + बी सी के इक्वल है, सी + डी ई, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इन चारों को चेक करके देखते हैं। पार्ट 1 में ए बी = सी है, तो ए और बी की मैट्रिक्स लिखते हैं इसमें और उनको प्लस करके देखें कि ये सेम आते हैं या नहीं। अब इसमें इन दोनों को प्लस में लिख दें, ठीक है, पॉजिटिव का साइन है बीच में, तो इन दोनों को प्लस में लिखते हैं। 1 + 1 2 हो गया, 2 - 2 0, 3 + 3 6 और -3 + 3 0, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आई है, ये आपके पास सी की वैल्यू है, ठीक है। तो सी भी आपका इक्वल टू दिस ही था, तो आप सिंपल लिख देंगे a + b = c।
इसमें देखें पार्ट 2 में सी प्लस डी था, तो सी और डी का जो है इनकी वैल्यूज की ऑर्डर सेम नहीं है। मतलब अगर आप इसको इसके साथ प्लस करते हैं तो ये जीरो वाली वैल्यू भी तो है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं है इसका, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें ऑर्डर का होना ज्यादा जरूरी है। इसके पार्ट 3 में डी प्लस डी इज इक्वल टू ई लिखा हुआ है, तो ये डी डी की दोनों वैल्यूज हैं, इनको अगर प्लस करें तो 2 प्लस 2 4 और 6 प्लस 2 6 प्लस 6 12, तो ये वाला आपका आता है। जबकि जो ई का आंसर है, ई आपके पास 2 6 और 2 6 है, ठीक है। ये 2/2 के मैट्रिक्स में है और ये इसका 2/1 आया है। तो अगर आपका ये जो डायमेंशन है और ये स्टेटमेंट ही इसकी फॉल्स है, ठीक है। इसमें इक्वल जो नहीं आ रहा, डी प्लस डी इज नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आप डी प्लस डी इज नॉट इक्वल ई, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट डायमेंशंस के, इसकी डायमेंशन जो है वो डिफरेंट है। अब इसमें देखें, इसमें 4 वाले में ई माइनस डी इक्वल टू सी करना है, तो इन दोनों की भी जो है ऑर्डर सेम नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये दोनों प्लस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। नॉट पॉसिबल लिखने साथ इसके, क्योंकि सिर्फ अगर ऑर्डर सेम हो तो ही प्लस माइनस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें है टेकिंग मैट्रिक्स ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 3 से ए और बी की वैल्यूज ले लेनी है। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपने फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यूज आपने क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे लिख लेनी है। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो उसकी आपने डायमेंशंस लिख लेनी है, प्रॉपर्टी आपने खुद लिखनी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। तो कोई भी दो वैल्यूज हैं, जैसे a प्लस बी है, तो आगे सेकंड साइड पे जो राइट साइड है इसकी, उस पे b प्लस ए, इन्हीं की जगह चेंज करके आपने फाइंड करना है। जैसे आपका ये वैल्यू है ना 2 + 1 है, तो 1 + 2, तो सेम आंसर दोनों का आना है, ठीक है, लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो इसमें आपने इन दोनों को प्रूव करना है, सेम आंसर आना चाहिए। एक साथ भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं कि a प्लस बी पहले फाइंड कर लें या b प्लस ए बाद में फाइंड कर लें, और इकट्ठे भी कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू उसको लिखें, a की वैल्यू यहीं से देख के प्लस b की, ठीक है। उसके बाद b प्लस ए है तो b की भी साथ ही लिखते हैं, फिर a की, ठीक है। इसमें सिर्फ जगह चेंज होनी है, आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ना। अब सेंटर में प्लस का साइन है, इसमें इन दोनों को प्लस में लिखते हैं, 5 + 10 और 3 + 8, यहाँ पे -2 -8 और 6 + 6, फिर यहाँ पे भी आमने सामने जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारों को प्लस में लिखते हैं। अब इनको प्लस माइनस कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये 15 हो गया, ये 11 -10 12 और ये भी 15 11 -10 और 12। इसमें ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड ने राइट हैंड साइड के ही इक्वल आना होता है, ठीक है। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें आपने वही मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। टेकिंग मैट्रिक्स ए बी सी फ्रॉम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 की यही वैल्यूज लिखी हुई हैं आपके पास तीनों। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने लिखनी है और फिर उसको वेरीफाई करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है आपने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो आपके थे, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, उसी को उल्ट कर देना था। एसोसिएटिव में 3 नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। आपको वैसे भी पता चल जाएगा जब आपको 3 वैल्यूज गिवन होंगी। तो एक दफा आपने ए और बी को ब्रैकेट में करना है, दूसरी दफा आपने ए को बाहर निकाल देना है और बी प्लस सी कर देना है, ठीक है। सिर्फ आपकी ब्रैकेट की जगह चेंज हुई है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड को करें, ठीक है। इसमें आपने ब्रैकेट्स को पहले यूज करना है, ब्रैकेट्स के जो भी अंदर नंबर्स हैं उनको आपने प्लस माइनस कर लेना। बी की वैल्यू, उसके बाद सी की वैल्यू,
इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद आपने इसको टच करना है। ये हो गया 5 + 10, 3 + 8, -2 - 8 और 6 + 6। ये वैल्यू साथ चलती जाएगी जब तक आपका आंसर नहीं आता। अब इनको प्लस माइनस कर लें। 15, 11, -10 और 12। अब ये सिंगल आपकी वैल्यूज रह गई हैं। अब इनको आपने सी के साथ प्लस माइनस करना है। 15 + 15, 11 + 6, -10 + 0 और 12 - 12। इसको कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। इसमें आमने सामने जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको आप निकाल रहे होते हैं। ये हो गया 30, 17, -10 और 0, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इसी की राइट साइड को लिख लें, ठीक है। राइट साइड में आपकी है a + b + c, ठीक है। तो पहले b और + c की वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिखना है, तो a की एज इट इज लिख देनी है। ये इसकी वैल्यूज हो गई। अब b की लिख लें। अब इनको इसके साथ प्लस कर दें। 10 + 15, 8 + 6, -8 + 0 और 6 - 12। इनको सॉल्व करें। ये आ जाएगा यहाँ पे, इनको प्लस करने से 25, 14, -8 और -6। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना है, ठीक है। ये आपके पास 5 + 25, 3 + 14 और -2 - 8 और 6 - 6। अब इनके आंसर्स को करें। ये हो गया 30 और ये 17, -10 और 0, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब देखें, ये आंसर आपका पहले वाला आया था, ये दूसरा आया, तो आपने इसका सिंपल लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।